अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज़ सर शहरियार आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो ओ लेवल्स की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है, मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन। टॉपिक हमारा 3.1 है जो इस लेक्चर में कवर होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ये क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल जो है वो एक एक्सप्लेनेशन होगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस का जो है वो क्या है, एक ओवरव्यू मैं देता हूँ। प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ अपनी खालिस हालत में होना, मतलब बिल्कुल प्योर होना, खालिस होना, जिसमें कोई दूसरी इम्प्योरिटी ना होना। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री में इसका मतलब यहाँ कुछ और है कि अगर हम प्योर सब्सटेंस की यहाँ डेफिनेशन करें, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। सो अ प्योर सब्सटेंस contain only one type of substance। ठीक है, और pure substance only one type of substance, and this word substance means it could be a molecule or atom, यानी ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, इसकी हम वजाहत करते हैं अभी। एक और है मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज नोन एज सब्सटेंस। ठीक है, तो ये दूसरी तरह की एक और डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस की, मतलब मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ नोन एज सब्सटेंस। ये एक दूसरी डेफिनेशन है। तो चलें जी, अब सब्सटेंस की थोड़ी और वजाहत करते हैं। लेट्स सपोज हम जब बात करते हैं सब्सटेंस की, तो हम कहते हैं कि प्योर फॉर्म में जो मैटर है वो सब्सटेंस कहलाती है, और दूसरा है कि सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमारे पास सब्सटेंस की जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, सब्सटेंस जो है वो या तो एलिमेंट हो सकती है या फिर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने ये लिखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ एलिमेंट से मुराद है एटम्स। ठीक है, जैसे कि मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है लेकिन ये एक मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, बट देखें ना, ऑक्सीजन में सारे एक जैसे एटम है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, इसमें दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, और चूंकि ये एक जैसे, दोनों एटम एक जैसे हैं, तो ये भी एलिमेंट में आएगा। इसी तरह आयरन है हमारे पास, इसी तरह Ag, आर्जेंटम, Au, गोल्ड और दीगर इस तरीके से, जो मतलब एक जैसे। सो पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमें जो बॉक्सेस नज़र आते हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ परेशान होंगे कि सर ये तो एटम है। भाई स्टूडेंट्स, ये इंडिविजुअल एटम्स ही हैं, लेकिन चूंकि अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस में जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे ऑक्सीजन O2 के ही होंगे, कोई और नहीं होंगे। सो इन दिस सेंस ये एलिमेंट है और प्योर फॉर्म में है चूँकि ऑक्सीजन, तो ये सब्सटेंस है। और अगेन यहाँ जैसे लिखा कि ये एटम्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो वाटर एक कंपाउंड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, NH4Cl ये भी एक कंपाउंड है। तो अगर प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर, ठीक है, उसमें कोई दूसरी इम्प्योरिटी नहीं होगी, तो पानी के जो सैंपल हमारे पास होगा 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 1 लीटर है, जितना भी है, उसमें जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे H2O होंगे। सो अगेन यहाँ देखें कि मॉलिक्यूल जो है, वर्ड मैंने यहाँ दिया, तो सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे तो वो हमारे पास अगेन सब्सटेंस बनाएंगे। चूँकि इस दफ़ा यहाँ एटम्स एक जैसे नहीं है, लाइक इन केस ऑफ एलिमेंट्स में जिस तरह हमने देखा कि सारे एटम्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ एटम सेम नहीं है, यहाँ एटम डिफरेंट है। यहाँ H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सो मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं वो मिल के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स, इस तरह का मॉलिक्यूल कंपाउंड कहलाएगा, और ये भी प्योर सब्सटेंस की ही एक हमारे पास मिसाल है।
इसके बाद स्टूडेंट जो बचता है हमारे पास मैटर इन इट्स इम्प्योर फॉर्म, मादा अपनी मतलब ना खालिस हालत में जो मैटर है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो ये हमारे पास मिक्सचर आ गया, ठीक है, मादा जो है मिक्सचर है। अब मिक्सचर जो है ये फर्दर आगे टू टाइप्स क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये होमो और हेट्रोजीनियस जो है, होमोजीनियस अगर मिक्सचर के अंदर जितने भी जो ज़र्रात हैं वो होमोजेनाइज्ड यानी एक जैसे मिक्स हुए हैं। मैं मिसाल देता हूँ इसमें, मतलब आप पानी के अंदर शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है पानी के अंदर। ऐसा नहीं होता कि शुगर कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। तो एक होमोजेनाइज्ड जब मिक्सचर बनता है तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो इसकी मिसालें हमारे पास हैं सॉल्ट वाटर की, सॉल्ट वाटर, सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनियस। इसी तरह एयर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो इस तरह दीगर और गैसेज हैं। तो सी वाटर हमारे पास मिसाल है होमोजीन। फिर आइसक्रीम जो है ये हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है, ठीक है। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा कि जिसमें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो होमोजेनाइज नहीं होंगे, या मिक्सचर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जिनसे मिक्सचर मिलकर बना है, ठीक है। और मिक्सचर है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो मिक्सचर जो कि फ़िज़िकल मिलाप से जो चीज़ बनती है उसे मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस में हमारे पास मिसाल होगी सैंड प्लस वाटर के सोल्यूशन की, ठीक है। आप देखेंगे कि सैंड को पानी में हल करें वो हल नहीं होती, बल्कि वो इस तरीके से उसमें तैर रही होती है, ठीक है। और इस सोल्यूशन में सैंड जो है वाटर के साथ जो मिक्सचर बना रही है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, सस्पेंशन, ठीक है, जैसे कि ये सैंड वाटर एक सस्पेंशन है, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 जी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 क्या कहता है जी? वो कहता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी चूँकि अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मिक्सचर, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई चीज़ आप थोड़ी सी भी ऐड कर दें तो वो फिर मिक्सचर बन जाता है, और वो जो थोड़ी सी चीज़ ऐड करते हैं उसे हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब किसी भी चीज़ के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर इम्प्योरिटी का क्या असर होता है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ना ये हमेशा सॉलिड्स के लिए होगा, ठीक है, ये टर्म मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग हमेशा लिक्विड्स के लिए होगी, ठीक है, लिक्विड्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर। हमने ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम एक बीकर लेंगे लाइक दिस। इस बीकर को हम ट्राइपॉड स्टैंड पर रखेंगे, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड पर इसको रख के इसको नीचे से हमने जो है वो हीट करना है किसी भी तरीके से, चाहे सेपरेट लैंप यूज़ कर लें या बर्नर यूज़ कर लें। आप इसको नीचे से हीट देंगे, ठीक है। हीट पहुंचाने से क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। आप इसके अंदर एक थर्मामीटर जो है वो लटका दें, दिस इज़ थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर लगा दिया, सिंपल सा ऑपरेटस है। हीट किया इस बर्नर ने, हीट करने से वाटर गर्म होगा। जब वो पानी गर्म होगा तो ये वाला सारा एरिया जो है मतलब पानी जो है वो गर्म होगा, और ये जो थर्मामीटर है उसकी टेम्परेचर, उस वाटर की टेम्परेचर को नोट करेगा। हमने ऑब्जर्व करना है अपनी आंखों से कि पानी बॉयल कब होता है। जैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हमने थर्मामीटर में देखना है कि थर्मामीटर कौन सी रीडिंग दे रहा है। तो इफ़ इट इज़ प्योर वाटर, सो हम जानते हैं कि प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर वो स्टैंडर्ड प्रेशर पर यानी जिसको हम 1 ATM कहते हैं, 1 ATM प्रेशर पर प्योर वाटर जो है ये 100 डिग्री पर बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर बॉयल होता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया जी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट,
वी ऐड समथिंग इन विच इज़ सॉल्युबल। अब जो भी चीज़ हमने पानी में ऐड करनी है ये भी ख्याल करना है वो सॉल्युबल होनी चाहिए। मतलब आप ऐसी चीज़ पानी के अंदर डाल दें, लाइक प्लास्टिक डाल दें, सैंड डाल दें जो पानी में हल नहीं हो सकती, तो उससे पानी के मेल्टिंग और बॉइलिंग मतलब पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने इसमें ऐड किया, अब फ़र्ज़ करें शुगर ऐड कर दी, शुगर कर लें या सॉल्ट कर लें, कोई भी चीज़ जो पानी में हल हो सकती हो, तो ये ख्याल करना लाजमी है। तो हमने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की। आफ्टर एडिंग 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, व्हाट हैपन नेक्स्ट, वी वंस अगेन वी ऑब्जर्व द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। हम दोबारा जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि पानी जो है अब फिर बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम थर्मामीटर पर अगेन रीडिंग देखेंगे, तो हम जो ऑब्ज़र्व करेंगे वो ये होगा कि पहले से मतलब पहले 100 था, अब बॉइलिंग पॉइंट 100 से आगे चला गया है। और कितना चला गया है ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडिड। जितना सोल्यूट आप ऐड करेंगे उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज करेगा। तो लेट सपोज फर्जी तौर पर आर्बिट्रेरीली मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू दे देता हूँ विच इज़ अबव 100 और वो है 105। लेट सपोज कि आफ्टर एडिंग 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस टू 105। ये आफ्टर हुआ है, आफ्टर एडिंग शुगर। तो इससे क्या साबित होता है इस एक्सपेरिमेंट से, इससे ये साबित होता है कि बाय एडिंग इम्प्योरिटी इन ए लिक्विड, यानी किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड करने से द बॉइलिंग पॉइंट विल राइज। ठीक है, किसी भी लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि इम्प्योरिटीज़ rise the boiling point। बहुत आसान है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। किसी भी लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज कर देगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो वंस अगेन टेक द सिमिलर एग्जांपल ऑफ वाटर, बट इन दिस केस वी टेक वाटर एज एन आइस। हम पानी को आइस की सूरत पे लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ये आइस है। वंस अगेन हमारे पास ये एक कह लें, ये हमारे पास एक ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। ये हमारे पास एक कॉनिकल, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फनल। जी ये हमारे पास एक फनल है। ठीक है, फनल में हमने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए हैं। ठीक है, अब ये प्योर वाटर की बनी हुई बर्फ़ है और इसका 180 एम प्रेशर के ऊपर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वी नो दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस। Ice melts at 0 degree Celsius. Now we put thermometer inside this funnel, और ये थर्मामीटर है, यहाँ मैं लेबल कर देता हूँ थर्मोमीटर। जी थर्मोमीटर क्या करता है, वो रीड करेगा टेम्परेचर को, इस आइस के टेम्परेचर को। नाउ what we will do next, हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को आफ्टर एडिंग थर्मामीटर वी पुट 1 or 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन द आइस। अब हम इस आइस के अंदर, इस बर्फ़ के अंदर हम जो है वो सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक ऐड कर देते हैं। आफ्टर एडिंग द नमक ऐड करने के बाद, सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि आइस मेल्ट कब होती है और इसका वंस अगेन मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो शुरू में मैंने बता दिया था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है प्योर आइस का एट STP वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री ये जो नेचुरल है, नॉर्मल है, एक कांस्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस। प्योर वाटर के जो आइस है उसका ये कांस्टेंट है। लेकिन आफ्टर एडिंग सॉल्ट इन द आइस में सॉल्ट ऐड करने से फिर क्या हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आता है। तो ऑब्वियसली अभी चूंकि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, अभी तो थियोरेटिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्ट, वो राइज नहीं बल्कि फॉल करता है, वो कम हो जाता है। मतलब पहले वो 0 पे मेल्ट हो रही थी, अब वो मेल्ट होगी मे बी -5 डिग्री सेल्सियस, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, -10 भी हो सकता है, अप टू -25 भी ये टेम्परेचर जा सकता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जा सकता है आइस का। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट बीइंग एडेड। जितना सॉल्ट ऐड करते हैं उस हिसाब से ये वैल्यू पर इफ़ेक्ट होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 है, ये कवर होता है।
इस एक्सपेरिमेंट में एक बात पूछी गई है कि बाज़ जगहों पर ना मतलब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बात है कि कुछ ऐसे कंट्री जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है और बर्फ़ की वजह से ना रास्ते रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो आइसी रोड्स को कैसे क्लियर किया जाता है, वहाँ जो है वो जो आइस के ऊपर जो है वो सॉल्ट जो है वो डाला जाता है और जिससे क्या होता है आइस मेल्ट हो जाती है, तो वो सारी मेल्ट हो जाती है और सारे रोड्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड सिमिलरली impurities lowers the melting point। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट मिक्सचर्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो सेम नहीं होते। ठीक है, वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर शो करते हैं। ठीक है, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे ना, तो वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है ना, तो अब वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से अबव हो जाएगा, मे बी 101 हो जाए, 102 हो जाए। ठीक है, वगैरह वगैरह। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट है, तो अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फ़र्ज़ करें 80 डिग्री सेल्सियस है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट अब सेम नहीं रहेगा। यहाँ मैं मिसाल देता हूँ पेट्रोल की। पेट्रोल, हमारे पास जो पेट्रोल है, जो हमारा फ्यूल है, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में हम इस्तेमाल करते हैं, इस पेट्रोल के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कैले कंपाउंड्स होते हैं जो मिल के पेट्रोल जो है वो बनाते हैं। तो पेट्रोल का जो कैले बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो 35 टू जो है वो 75 है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट फॉर पेट्रोल, ये वाली जो रेंज है। ठीक है, 35 टू 75, यानी इतना ये रेंज है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है कि एक फ़िक्स कोई अमाउंट है 35 है या 75, नहीं। पेट्रोल जो है वो 35 से लेकर 75 यानी अ रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाता है जिस पर वो बॉयल होता है या उसके मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पैराफिन वैक्स है, यानी वैक्सेस जो हैं, उनका भी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड का सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ बुक में वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है फॉर वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, आज के लिए हमारा यही सबक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, नया था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत कंसेप्चुअल बातें इसमें हमने शेयर की, डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनको जो है वो कमेंट्स करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।